हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट टू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम इसकी पहली क्लास पार्ट वन में कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट टू इसका, कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, तो जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है, ए बिल्स रिसीवेबल इज अ डॉक्यूमेंट दैट योर कस्टमर फॉर्मली एग्रीज टू पे द एट सम फ्यूचर डेट द मैच्योरिटी ऑफ डेट। तो इसमें ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन हमसे उधार सामान खरीदता है तो उससे हमें एक बिल प्रोवाइड होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझा देता हूँ, बस आप इतना भी जान लो कि कोई डेप्टर है, वो हमारे लिए डेप्टर्स होगा। जैसे को कोई पर्सन है, उसने हमसे क्या किया, उधार सामान खरीदा, तो उसको हम एक बिल प्रोवाइड करेंगे। उस बिल में क्या क्या लिखा होगा कि पर्सन का नाम लिखा होगा और ये किस डेट को क्या सामान खरीद रहा है और कब किस डेट को ये मनी हमें देगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे ये कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, गुड्स सेल किया। किसको, इसका नाम कुछ भी दे दो आप, रणबीर नाम दे दो इसका जैसे। ठीक है, रणबीर है, रणबीर ने कंपनी वो सामान खरीदे, कुछ गुड्स खरीदे, पर पैसा इसने बोला अभी मेरे पे कोई अमाउंट नहीं है, मैं आपको 4 महीने बाद पैसा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या कह रहा है, ये डेप्टर है हमारे लिए, और 4 महीने तक हम इसे क्या बुलाएंगे, डेप्टर बुलाएंगे। तो हम इसको एक बिल देंगे। बिल में क्या लिखा होगा कि रणबीर का पहले नाम लिखा होगा उसमें। ठीक है, और क्या लिखा रहेगा, ये कितना अमाउंट हमें देगा, किस डेट को देगा। ठीक है, बस इसमें इतना, ये इतना जान लो। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये प्रोसेस है जो बिल्स एक्सचेंज है। ये आप अच्छे से समझ लेना क्या है, ये देखो एक बार आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें बिल्स पेबल। अब हम ये देख लेते हैं बिल्स पेबल क्या होता है। हमारा पॉइंट है जो है बिल्स पेबल, कि बिल्स पेबल क्या होता है। तो बिल्स पेबल ये होता है, जैसे हमने किसी कंपनी से उधार सामान खरीदा, अभी उस सामान की पेमेंट ना करके हम फ्यूचर में उसकी पेमेंट करते हैं, तो वो कंपनी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें एक बिल प्रोवाइड करेगी। तो उस बिल में क्या लिखा होगा, हमारी कंपनी का नाम लिखा होगा और किस डेट को हम उसे अमाउंट देंगे वो लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। बिल्स पेपर आर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट शो द अमाउंट अर्निंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसमें यह बताया गया कि हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं या फिर सर्विस खरीदते हैं, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स पेबल, जिसमें पूरा डिटेल में लिखा रहता है। वो आप आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, बिल्स पेबल कैन इंक्लूड सर्विस इनवॉइस, फोन बिल्स एंड यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये रणबीर जी फिर आ गए हैं, तो कंपनी से क्या कर रही है, गुड्स परचेज कर रही है और पेमेंट जो है अभी ना देके आफ्टर 3 मंथ्स देगी वो। तो सीधी बात है, जो रणवीर जी है वो कंपनी को क्या करेंगे, बिल प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, इन्होंने मेरे से ये सामान खरीदा है और इतने समय के बाद ये वो इस अमाउंट को पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद है व्हाट इज ट्रेड रिसीवर। तो हम ये देख सकते हैं ट्रेड रिसीवर क्या होता है। तो इसमें बताया गया इट इज अ सम टोटल ऑफ डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल है वो किससे बनता है, तो इसमें ये बताया गया डेप्टर्स, डेप्टर्स आप जान चुके हो क्या होता है, और ट्रेड रिसीवेबल भी आप जान चुके हो क्या होता है, सॉरी बिल्स रिसीवेबल भी आप जान चुके हो क्या होता है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो ये होता है, जैसे हम हमें क्या हुआ, कोई अगर हम पे अमाउंट रिसीव होगा, किसी चीज का अमाउंट रिसीव होगा, किससे होगा, डेप्टर से होगा, प्लस बिल्स रिसीवेबल से। मतलब ट्रेड रिसीवेबल यही है, सेम यही है कि बिल्स रिसीवेबल डेप्टर्स और आप जान चुके हो, तो वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल किससे बनता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, इतना जान चुके हो आप ना। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, अब ये देख लेते हैं हम।
जो रिसिप्ट होती है क्या होती है, जैसे हमें कोई अमाउंट रिसिप्ट होगा तो वो क्या होगा, रिसिप्ट होगी। रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो हम अच्छे से जान लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो जो रिसिप्ट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल। अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल में क्या फर्क है ये देख लेते हैं। रिसिप्ट मतलब कि मिल चुका है, ये देख लेना कि अमाउंट क्या हो चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। और रिसीवेबल में क्या आएगा, मिलेगा, फ्यूचर में अमाउंट मिलेगा। ये फर्क है इसमें खाली। तो रिसिप्ट मैंने बता चुका है क्या होती है, जैसे कोई अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमें जानना है और क्या जानना है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है हम ये जान लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा और आप अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अमाउंट रिसिप्ट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। इसमें ये बताया गया है कि बिजनेस कोई अगर एंटरप्राइज है उसमें क्या हो रहा है, अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है नॉमिनल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से। मैं बताता हूँ ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कीवर्ड है वो क्या होता है। जैसे आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे रतन टाटा टाटा जी की कंपनी का नाम ले लीजिए आप। वो क्या करती है, कार को सेल करती है। तो उसके लिए गुड्स क्या है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको समझा दूंगा अच्छे से पहले से। जैसे ये टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कार को सेल्स करती है। तो ये जो कार को सेल्स कर रही है इसका क्या काम है मेन, ये कार को सेल्स करना। तो ये कार इसके लिए क्या है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ये गुड्स है इसके लिए, समझ गया। तो ये क्या क्या हुआ, ये टाटा जी के लिए क्या है, ये रतन टाटा जी के लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। टाटा मोटर्स में ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। वैसे ही हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये देख लेना, दोज रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है। कौन कौन सी नहीं हो सकती है, जैसे रतन टाटा जी का ऑफिस है इसमें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरी पुरानी एसी है उसे हटा के मैं नई एसी ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई एसी उन्होंने अगर 2 लाख में खरीदी थी, जैसे एसी है उन्होंने खरीदी थी उसे 2 लाख रुपए में और सेल कर दिया उन्होंने उसी एसी को 2.5 लाख रुपए में। तो ये क्या है, 2 लाख की एसी 2.5 लाख में सेल करें, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तरीके से उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जिससे उनपे एक इनकम आ रही है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, कैसे कहलाएगी, इसमें आप मोटा मोटा हम समझ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या फर्क है। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो शॉर्ट टर्म में हमें अमाउंट रिसिप्ट करके देती है, जो कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म में। मतलब जैसे कोई बिजनेस है उसका परचेज सेल्स, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, उसको सेल करने का है। तो उससे अगर अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है गुड सेल करने के बाद, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी बिजनेस में ऐसा सामान हम बेच रहे हैं, ऐसा सामान सेल कर रहे हैं जो हमारा गुड्स सेल करना उसको पर्पस नहीं है, सेल करने का पर्पस नहीं है, उस सामान को हम सेल कर रहे हो, क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितने महीने में, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कैसी रिसिप्ट होती है जो कि 12 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाती है। 12 मंथ्स में ऐसे गुड्स जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट जो 12 मंथ के बाद इसमें वो कैश में कन्वर्ट होते हैं, वो कैसी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है हम ये देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर से एक्सपेंसेस जैसे होता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करना जहां से बेनिफिट हो थोड़ा बहुत। कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड। एक्सपेंडिचर मतलब अपने खर्चे को ऐसी जगह लगाना, खर्च करना मतलब खर्च करेंगे, पैसा देंगे, जहां पे लिख सकते हो आप पैसा देंगे या पैसा दे दिया या खरीदेंगे। ये ध्यान रखना आप, ये जो वर्ड्स हैं, किस चीज को खरीदेंगे, एसेट्स को खरीद सकते हैं, गुड्स को खरीद सकते हैं, सर्विसेज को। इसमें कहने का मतलब यही है कि
अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करना, किस जगह, 3 जगह 4 जगह खर्च कर सकते हैं, या फिर हम अमाउंट को स्पेंड करेंगे, पैसा देंगे, किसको देंगे, जिस सामान को हम खरीद सकते हैं, किस चीज को खरीद सकते हैं, एसेट्स को खरीद सकते हैं, अपना पैसा एसेट्स में खर्च करना, या किसी गुड्स में जहां से हम बेनिफिट ले सकते हैं उसको सेल करके, या सर्विस को खरीद के सेल करना, वहां से बेनिफिट होगा। वो एक तरह का एक्सपेंडिचर, एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। बस इतना जान लो। आप धीरे धीरे जैसे अकाउंटिंग करना चालू करो तो आपको पूरा एक्सपेंडिचर पता चलेगा, एक्सपेंडिचर होता है क्या है। अभी बेसिक जान लो आप, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर के क्या कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं। जो एक्सपेंडिचर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अपने अमाउंट को 12 महीने के अंदर खर्च करना। जो अमाउंट है हमें 12 महीने के अंदर पे करना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा अमाउंट जो कि 12 महीने के बाद भी हमें पे करना पड़ रहा है। कौन कौन से होते हैं हम उसे अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। Revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit or which is consumed within an accounting period. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम उसका जिसका बेनिफिट हमें अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होता है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। इसी के अंदर बेनिफिट हमें मिलेगा, तो क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई कंपनी है, एम्प्लॉयज की अपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि सैलरी तो हर मंथ होती है, हर मंथ ही पे होगी ना। किसी एम्प्लॉयज को आप क्या करोगे, हर मंथ की सैलरी दोगे, और बेनिफिट हमें कब तक हो रहा है, हर महीने साथ के साथ बेनिफिट भी हो रहा है। यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, बेनिफिट ऑफ विच विल लास्ट और मोर देन 1 ईयर। इसमें ये बताया गया है कि अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करना जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर तो रहेगा रहेगा, 1 साल के बाद भी रहेगा। वो कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। जैसे बिजनेस में मशीनरी इंस्टॉल करवा ली, या फिर अपनी मशीनरी, या जैसे मेरे पे है एसी है, वो मेरे क्या है, वो मेरी एसेट्स है। वो अगर खराब हो गई, मैं उसको सही करवा रहा हूँ, उसकी सर्विस करवा रहा हूँ, तो वो क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। क्यों, क्यों वो तो मेरे लिए उसके लिए बेनिफिट हो रहा है, उससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे XYZ लिमिटेड है, वो क्या कर रही है, वो मशीनरी परचेस कर रही है किसी कंपनी से, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और हमारे इसी में है एक्सपेंस का एक पार्ट है तीसरा, जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर होता तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, पर ये रिटर्न किया जाता है 1 साल के अंदर के साथ साथ 1 साल के बाद भी से लिखा जाता है, जिसका अमाउंट अभी ऐसा खर्चा होता तो हमारे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इसको हम क्या करते हैं, 1 साल से ज्यादा बार लिखते हैं इसको। कैसे, जैसे मैं वही एडवर्टीजमेंट वाले एग्जाम्पल लेता हूँ, वही आते हैं इसमें ज्यादातर, तो ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी, उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टाइजमेंट करवाई, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई थी लास्ट टाइम पे, 3 लाख मान लीजिए आप, 3 लाख कॉस्ट आ गई। पर वही अगर ये 3 लाख रुपए एक बार में ना देंगे, 4-5 साल में देते हैं, ये है तो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर जो कंपनी है वो क्या करती है, इसके जो खर्चे को 1 साल में नहीं वो पूरा करती है, तो ये करती है 4-5 साल में इसको फैला देती है, ठीक है। तो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पर इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी अमाउंट को 1 साल में रिकॉर्ड ना करके 4-5 साल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बस इतना जान लो, इतना इंपॉर्टेंट है, बस पेपर पे एक बार पूछ लेते हैं, तो बस आप ऐसे ही लिख लेना इसको। तो हमारा पार्ट आ गई है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो एक्सपेंस जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करना जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि रेवेन्यू इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है।
और व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? ऐसे खर्चे जिसका जिसका जिसकी पेमेंट तो हम अभी कर देंगे, बेनिफिट पेमेंट के बाद होगा, वो क्या होंगे? वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे आप सिम कार्ड में रिचार्ज कराते हो, तो पहले आप रिचार्ज करते हो, उसके बाद आपको बेनिफिट होता है, वो आपके लिए क्या है? वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, वैसे ही होता है सेम। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे कोई कंपनी है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बराबर दे दी, उसने फरवरी मार्च तक दे दी है, फरवरी तक दे दी है। पर वही क्या करती है, 2 महीने की सैलरी एक साथ दे देती है, मार्च और अप्रैल की एक साथ दे देती है। उसमें लास्ट मार्च को मार्च की सैलरी देती है और अप्रैल की भी दे देती है। तो वो क्या कर रही है? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि अप्रैल की सैलरी जो है वो मार्च में ही दे दे रही है एम्प्लॉयज को, तो क्या है? वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो अभी आप इतना जान लो कि ऐसे एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हम अभी कर देते पर पेमेंट के बाद हमें बेनिफिट होता है, वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है। और प्रीपेड जो एक्सपेंस है वो क्या होते हैं? वो करंट एसेट्स होते हैं, ये भी जान लेना आप अच्छे से। उसके बाद क्या है हमारा? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो सेम एग्जांपल वही मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ऐसे एक्सपेंस, जैसे कि वही सैलरी वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपसे। वही जो कंपनी है वो फरवरी तक वो कर रही है। जैसे उसने क्या किया, कंपनी ने जनवरी तक बराबर हिसाब की सैलरी दे दी अपने, पर फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दे रही है। तो क्या, और अप्रैल आ गया, फरवरी मार्च की सैलरी नहीं मिली है, तो पेमेंट बकाई हुई है। बेनिफिट तो हमें हो गया, पर पेमेंट उसकी नहीं हुई है। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो ड्यू रहते हैं। ठीक है। ड्यू पेमेंट लिख लो आप, इससे जान लेना अच्छे से। ड्यू पेमेंट, की पेमेंट उसकी ड्यू है, पर बेनिफिट तो हमें हो गया है, और पेमेंट उसकी हमने नहीं दी है अभी तक। जिसकी पेमेंट ड्यू रहती है वो क्या रहती है? वो क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड में हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं, जो बेनिफिट होगा उसकी पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद हमें बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्रॉफिट? ये प्रॉफिट होता क्या है? तो हम जान लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पहले टाटा मोटर्स का, कि टाटा मोटर्स क्या करिए, अपनी कार सेल कर रही है, तो उससे उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उसे छोड़ो, अभी इसी को समझ लो प्रॉफिट क्या होता है। अगर कंपनी अपने गुड्स को सेल कर रही है, किस लिए करेगी? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट वही होता है, जैसे आपने कोई सामान है, कोई गुड्स को आपने क्या किया, 80 रुपए में खरीदा, उसको बेच दिया आपने कितने में? ये परचेस लिख लो यहाँ पे, परचेस किया आपने गुड्स को 80 रुपीज में, उसको आप सेल कर रहे हो 120 रुपीज में, तो 40 रुपए का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यही प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। इसमें बताइए प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो प्रॉफिट का वो जो है कैसे बनता है, कैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे? वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। जैसे गुड्स हमने खरीदा कितने का? 80 रुपए का, और सेल किया 120 में, तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो जो 80 रुपए वो आपकी क्या है? एक्सपेंस है। और रेवेन्यू क्या है आपकी? 120 रुपए है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 40 रुपए का। समझ गया? तो जैसे आपका इसमें एक और ले लेते हैं पॉइंट, जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला? रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नेट प्रॉफिट का क्या होगा? रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आप आगे अच्छे से पढ़ते रहेंगे क्या चीज क्या होती है। ठीक है, बस अभी आप इतना जान लो कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गेन, कि गेन क्या होता है। तो गेन का इसमें बताइए प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज। एग्जांपल पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये ऐसे सामान अपना सेल करना जो कि हमारा रेगुलर एक्टिविटीज में नहीं आते। जैसे कोई गुड्स होते हैं, गुड्स क्या है? हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, जिसे हम सेल करते हैं। सेल का हमारा क्या काम है? गुड्स को सेल करना, पर्पस ही वही है। पर गेनिंग में क्या आ जाएंगे आपके? ऐसे ऐसे सामान को सेल करना है जो हमारा पर्पस नहीं है सेल करने का। जैसे फिक्स एसेट, जैसे हमने वही एसी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जो हमने क्या किया, बिजनेस में जो हमारी एसी लगी थी उसको सेल कर दी। तो उस समय क्या हुआ? तो वो
वही 2 लाख की थी, 2.5 लाख में सेल की, 50,000 रुपए क्या हुए, हमें प्रॉफिट हुआ। तो क्या है मान ली वो गेन है, तो भाई गेन क्या रहेगा वो, ठीक है। गेन समझो, 2 लाख के एसीटी हमने 2.5 लाख में बेच दी, तो 50,000 में हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है वो गेन हो रहे हैं। तो वैसे हमारा लॉस का है, एक्सचेंज एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, लॉस एक्सपेंसेस रेवेन्यू। तो लॉस का भी आप जानते हो, जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया 80 रुपए का, हमने कोई सामान खरीदा है 80 रुपए का, उसको हम क्या कर रहे हैं 60 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए हो, प्रॉफिट लॉस तो आपको आता ही है। इसके बाद हमारे क्या है, इनकम। कि इनकम क्या होती है देख लेते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई बिजनेस है वो क्या कर रहा है, इनकम अपनी जनरेट कर रहा है, जैसे कि कहीं से भी कर सकता है वो, जैसे गुड्स का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स वो खरीद के सेल कर रहा है, तो उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, सेम सेम प्रॉफिट जैसा ही होता है, ये समझ लो, जो इनकम है हमारी एक प्रॉफिट ही होती है। वही जैसे 80 रुपए का सामान खरीदा उसने, 120 का बेचा, तो 40 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वही 40 रुपए इसके लिए क्या है, वो इनकम होगी, ठीक है। इतना समझ गया, जो इनकम का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो वो बन के इनकम कहला जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 यही कंप्लीट होता है, जो आज की क्लास है। तो हम जल्द मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के साथ।